हे गाइस, मैं अंबर कुमार एक नए अंदाज में आप सबका स्वागत करता हूं आप सबके अपने यूट्यूब चैनल इंस्टेंट सॉल्यूशंस में। दोस्तों, ये वीडियो शुरू होने से पहले मेरा एक रिक्वेस्ट है, ये वीडियो को आप पूरा देखें बिना स्किप किए हुए और लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नीचे दिए हुए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। आज का हमारा कंटेंट है पोजीशन ऑफ माइनर के बाकी बचे हुए पॉइंट्स। फिर दोस्तों सेकेंड टॉपिक है हमारा पर्सन ऑफ साउंड माइंड। एंड दोस्तों हमारा लास्ट टॉपिक है आज का कॉन्ट्रैक्ट बाय डिस्क्वालिफाइड पर्सन। चलिए दोस्तों आज का पहला टॉपिक से स्टार्ट करते हैं। सो दोस्तों प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने पोजीशन ऑफ माइनर के 6 पॉइंट तक डिस्कस किया था। अब हम लोग 7th पॉइंट से स्टार्ट करते हैं और बाकी बचे हुए पॉइंट्स करेंगे। दोस्तों 7th पॉइंट है हमारा नो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। अ माइनर एग्रीमेंट इज एब्सोल्युटली वॉइड। देयर कैन बी नो क्वेश्चन ऑफ स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ सच एन एग्रीमेंट। मतलब दोस्तों माइनर जो भी एग्रीमेंट बनाते हैं वो शुरू से ही वॉइड होते हैं। चलिए दोस्तों इसे एक एग्जांपल लेकर समझते हैं। ए एक माइनर था और उसने बिना अपने पापा से पूछे अपना प्रॉपर्टी को बी को बेच दिया और बी ने प्रॉपर्टी के बदले में ए को 20 लाख रुपए दे दिया। फिर क्या होता है ना दोस्तों, ए के पापा ने प्रॉपर्टी बेचने से मना कर दिया। फिर बी ने ए के ऊपर केस कर दिया। अब दोस्तों कोर्ट ने डिसाइड किया कि बी को प्रॉपर्टी नहीं मिलेगा क्योंकि ए माइनर है और माइनर के द्वारा किया गया कोई भी कॉन्ट्रैक्ट दोस्तों शुरू से ही वॉइड होता है। दोस्तों हमारा 9th पॉइंट है माइनर कैन बी अ शेयर होल्डर ऑफ अ कंपनी इफ द शेयर्स आर फुल्ली पेड अप, इफ द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन अलाउ। ऑल्सो ही कैन बी अ शेयर होल्डर ऑफ फुल्ली पेड अप शेयर्स एज ट्रांसमिशन बाय डेथ ऑफ हिज गार्जियन। मतलब दोस्तों माइनर कंपनी का शेयर होल्डर हो सकता है अगर शेयर्स फुल्ली पेड अप हो और अगर आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन उसे अलाउ करता हो। और दोस्तों अगर शेयर फुल्ली पेड अप है तो गार्जियन के मौत के बाद भी माइनर शेयर होल्डर बन सकता है। दोस्तों हमारा 10th पॉइंट है अ माइनर कैन नॉट बी डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट। दोस्तों इसे एक एग्जाम्पल लेकर समझते हैं। ए एक माइनर था और उसने बी से 50,000 रुपए लोन लिया था और बी ने ए को प्रॉमिसरी नोट भेजा। फिर ए ने प्रॉमिसरी नोट को साइन कर दिया। अब दोस्तों बाद में ए ने पैसा लौटाने से मना कर दिया। अब दोस्तों बी ने ए के ऊपर केस कर दिया। तो कोर्ट ने डिसाइड किया दोस्तों कि बी को पैसा वापस नहीं मिलेगा क्योंकि माइनर के द्वारा किया गया कॉन्ट्रैक्ट शुरू से ही वॉइड होता है और माइनर कभी इंसॉल्वेंट नहीं हो सकता है। दोस्तों हमारा 11th पॉइंट है माइनर बीइंग कैन नॉट बी अ पार्टनर इन अ पार्टनरशिप फर्म but he can be admitted to the benefit under partnership। मतलब दोस्तों माइनर पार्टनर नहीं हो सकता है पार्टनरशिप फर्म में, बट माइनर पार्टनरशिप फर्म के अंदर बेनिफिट ले सकता है अगर एग्रीमेंट उनके पेरेंट्स के द्वारा बनाया गया हो। अब दोस्तों हमारा 12th पॉइंट है अ माइनर कैन नॉट बाइंड हिज पेरेंट्स और गार्जियन इवन फॉर नेसेसरीज। चलिए दोस्तों इसे भी एक एग्जाम्पल लेकर समझते हैं।
ए एक माइनर था और उसने बी एक शॉपकीपर के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था सप्लाई ऑफ नेसेसरीज के लिए। मतलब दोस्तों, ए ने बी को ऑफर दिया था कि मैं तुमसे डेली खाने का सामान खरीदूंगा और महीने के आखिरी में मैं तुम्हारा पूरा बिल चुका दूंगा। बी ने ऑफर एक्सेप्ट कर लिया और ए को खाने का सामान देना शुरू कर दिया। बट दोस्तों, जब महीने का आखिरी तारीख आया तो ए ने पैसा देने से मना कर दिया। तब दोस्तों बी ने ए के पेरेंट्स के ऊपर केस कर दिया। अब दोस्तों, कोर्ट ने डिसाइड किया कि ए के पेरेंट्स को पैसा देने का कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि माइनर कैन नॉट बाइंड हिज पेरेंट्स और गार्जियन इवन फॉर नेसेसरीज। अब दोस्तों, हमारा 13th पॉइंट है जॉइंट कॉन्ट्रैक्ट बाय अ माइनर एंड एडल्ट। चलिए दोस्तों, इसे समझने के लिए लेते हैं एक बहुत फेमस केस लॉ सेन दास वर्सेस रामचंद्र का। दोस्तों, सेन दास मेजर थे और रामचंद माइनर थे। दोस्तों, इन दोनों ने मिलकर एक प्रॉपर्टी खरीदा था और इन दोनों के बीच जॉइंट कॉन्ट्रैक्ट हुआ था। दोस्तों, इन दोनों ने प्रॉपर्टी खरीद तो लिया, बट वेंडर को पैसा नहीं दे पाए, इसलिए वेंडर ने इन दोनों के ऊपर केस कर दिया। अब दोस्तों, कोर्ट ने डिसाइड किया कि पूरा पैसा सेन दास को देना होगा, क्योंकि रामचंद माइनर है। दोस्तों, हमारा 14th पॉइंट है एडल्ट सियोरिटी फॉर अ माइनर इज liable टू अ थर्ड पार्टी एज देयर इज अ डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द सियोरिटी एंड द थर्ड पार्टी। चलिए दोस्तों, इस पॉइंट को एग्जाम्पल लेकर समझते हैं। ए एक माइनर था और उसने बी से 50,000 रुपए का लोन मांगा, बट बी ने कहा कि बिना गारंटी का वो पैसा नहीं देगा। अब दोस्तों, क्या होता है ना, ए के बड़े भैया सी जो एडल्ट थे, उसने ए का पेमेंट का गारंटी लिया। अब दोस्तों, बी ने ए को 50,000 रुपए सी के गारंटी में दे दिया, बट दोस्तों बाद में ए ने पैसा वापस नहीं कर पाया। अब दोस्तों, बी ने सी के ऊपर केस कर दिया, क्योंकि सी ने ए का पेमेंट का गारंटी लिया था। अब दोस्तों, कोर्ट ने डिसाइड किया कि ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है और सी को पैसा वापस देना ही होगा। दोस्तों, हमारा लास्ट पॉइंट है इस टॉपिक में लायबिलिटी फॉर टोट। अ टोट इज अ सिविल रॉन्ग। अ माइनर इज लिएबल इन टोट अनलेस द टोट इन रियलिटी इज अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। मतलब दोस्तों, टोट एक सिविल रॉन्ग है और माइनर इससे बच नहीं सकता। चलिए दोस्तों, इसे एक एग्जाम्पल लेकर समझते हैं। ए एक माइनर था और उसने बी से घोड़ा चलाने के लिए बी का घोड़ा रेंट में लिया, बट दोस्तों ए ने खुद वो घोड़ा नहीं चलाया, बल्कि अपने दोस्त सी को घोड़ा चलाने के लिए दे दिया। बट दोस्तों, सी ने घोड़ा चलाते चलाते घोड़ा में से कूद गया और इस कारण से घोड़ा का मौत हो गया। अब दोस्तों, इस केस में माइनर लिएबल है एक्सीडेंट के लिए और माइनर को कॉम्पेंसेशन चार्ज बी को देना ही होगा, इससे माइनर बच नहीं सकता। दोस्तों, आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पर्सन ऑफ साउंड माइंड। अ पर्सन इज सेड टू बी साउंड माइंड at the time when he makes a contract. He is capable of understanding it and forming a rational judgment as to its effect upon his interest. मतलब दोस्तों, इंसान तभी साउंड माइंड कहलाएगा जब वो कॉन्ट्रैक्ट समझने का हालात में हो और वो इंसान सही फैसला ले सके। A person who is usually of unsound mind may make a contract when he is of sound mind. मतलब दोस्तों, जिस इंसान का मानसिक स्थिति हर वक्त बिगड़ा हुआ रहता है, वो इंसान तभी कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है जब उसका मानसिक स्थिति सुधरा हुआ हो। चलिए दोस्तों, इसे एक एग्जाम्पल लेकर समझते हैं।
a patient in a lunatic asylum who is at interval of sound mind may contract during those interval. मतलब दोस्तों, एक पेशेंट जो पागल खाना में भर्ती है तो वो पेशेंट कॉन्ट्रैक्ट कभी कर सकता है जब उसका मानसिक स्थिति ठीक हो और वो पागल खाना से बाहर हो. A person who is usually of sound mind but occasionally of unsound mind may make a contract when he is of unsound mind. मतलब दोस्तों, जो इंसान यूजुअली नॉर्मल रहता है बट कभी कभी जिसका मानसिक स्थिति ठीक नहीं रहता है तो वैसा इंसान कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता है जब उसका मानसिक स्थिति ठीक ना हो. चलिए दोस्तों, इसे एक एग्जाम्पल लेकर समझते हैं. दोस्तों, अगर समझदार आदमी को हाई फीवर हो जाता है या फिर वो आदमी ड्रंक होता है तो ऐसे सिचुएशन में भी वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता है. दोस्तों, आज का हमारा लास्ट टॉपिक है कॉन्ट्रैक्ट बाय डिस्क्वालिफाइड पर्सन. इनकम्पिटेंसी टू कॉन्ट्रैक्ट may arise from political status, corporate status, legal status, etc. दोस्तों, इसमें पहला पॉइंट है फॉरेन सॉवरेन्स एंड एम्बेसडर. दोस्तों, फॉरेन सॉवरेन्स और एम्बेसडर कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं बिना सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन के. दोस्तों, हमारा सेकंड पॉइंट है एलाइन एनिमी. दोस्तों, अगर दो कंट्री के बीच में वार हो रहा हो तो वैसे सिचुएशन में दोस्तों दोनों कंट्री के सिटीजन के बीच में कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता है. दोस्तों, हमारा थर्ड टॉपिक है कन्विक्ट. मतलब दोस्तों, अगर कोई इंसान जेल में है तो वो कॉन्ट्रैक्ट तब तक नहीं कर सकता है जब तक वो जेल से बाहर ना आ जाए और उसके ऊपर से क्रिमिनल चार्जेस ना हट जाए. अब दोस्तों, हमारा लास्ट पॉइंट है इस टॉपिक में इंसॉल्वेंसी. दोस्तों, इंसॉल्वेंसी मतलब होता है दिवालिया निकल जाना. चलिए दोस्तों, इसे एक एग्जांपल लेकर समझते हैं. मेरा एक दोस्त था राहुल. दोस्तों, राहुल के पास एसेट्स कम था, लायबिलिटी ज्यादा था. मतलब दोस्तों, उसके पास लोन चुकाने के लिए पैसा कम था और उसने बहुत लोगों से ज्यादा लोन लेके रखा था. अब दोस्तों, जिसने राहुल को लोन दिया था उन्हें लोन का पैसा वापस नहीं मिला तो उन्होंने कोर्ट में राहुल के खिलाफ केस कर दिया. अब दोस्तों, जज साहब ने एक ऑफिशियल असाइनी को अपॉइंट किया और उसे बोला कि तुम राहुल की जितने भी एसेट्स हैं और जितने भी लायबिलिटी है सबका कैलकुलेशन करो और एसेट्स को बेच के लेनदारों को उनका पैसा वापस कर दो जितना हो सके. दोस्तों, इस सिचुएशन में क्या होता है ना, लेनदार को पूरा पैसा नहीं मिलता है, थोड़ा ही पैसा मिलेगा. मान लीजिए 10-20 हजार रुपया मैंने किसी ने लोन दिया राहुल को तो उसे 18,000 रुपये ही मिलेगा क्योंकि राहुल का लायबिलिटी ज्यादा था और एसेट्स कम था. अब गवर्नमेंट अपना जेब से पैसा नहीं देगा. ओके, तो दोस्तों, ऑफिशियल असाइनी ने एसेट्स को बेचा और जितने भी पेमेंट करने थे उसने पेमेंट कर दिया. और फिर वो जज साहब को बोलता है कि जज साहब, आपके कहने के मुताबिक मैंने एसेट्स को बेच के लेनदारों का पेमेंट कर दिया है. अब जज साहब फिर से एक नोटिस पास करते हैं जिसमें वो राहुल को इंसॉल्वेंसी से डिस्चार्ज कर देते हैं. मतलब दोस्तों, राहुल इंसॉल्वेंसी से डिस्चार्ज हो गया है. अब वो शुरू से नया कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है. बट दोस्तों, जब तक राहुल इंसॉल्वेंट था तब तक वो कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता है. थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो. अगर अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और जितना ज़्यादा हो सके शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए.